जय जोहार साथियों। देश में ओबीसी जनगणना, ईवीएम जैसे कई मुद्दे फिलहाल चर्चा का विषय बन चुके हैं। इसी बीच बामसेफ के राष्ट्रीय प्रचार सुधीर नाग ने देश के वर्तमान हालात के बारे में बड़ी गंभीर बातों को उजागर किया, जो जानकर आप हैरान हो जाओगे। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। साथियों, जय मूल निवासी। आज इस वीडियो के माध्यम से भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, इनके माध्यम से माननीय वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा, इनके नेतृत्व में 31 दिसंबर यानी कल भारत बंद का ऐलान किया गया है। माननीय चौधरी विकास पटेल, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, इनके द्वारा भी इस बंद को डिक्लेयर किया गया है। इस बंद के प्रमुख 3 बिंदु है, 3 मुद्दे हैं। इसमें सबसे पहला मुद्दा जो है वो है ओबीसी की जाति आधारित जनगणना न करने के विरोध में। ओबीसी की जाति आधारित जनगणना न करने के और संख्या के अनुपात में सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी न देने के सरकार के नीति के विरोध में। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के आधार पर सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी होनी चाहिए, देनी चाहिए, मगर ओबीसी की जाति आधारित जनगणना और संख्या के अनुपात में सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी न देने के सरकार के नीति के विरोध में ये भारत बंद घोषित किया गया है। इसके अलावा जो आज के तारीख में जो सबसे ज्वलंत इश्यू है ईवीएम का। ईवीएम चुनाव में ईवीएम से हो रही धांधली के विरोध में तथा बैलेट पेपर को लागू करने के समर्थन में इस बंद को घोषित किया गया है। और केंद्रीय मंत्री अमित शाह, इनके द्वारा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के विरोध में किए गए अपमानजनक बयान के विरोध में 31 दिसंबर को ये भारत बंद किया जा रहा है। इस रेफरेंस में कुछ महत्वपूर्ण बातों को आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसे कि संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनके खिलाफ अपमानजनक बयान, जो अमित शाह ने जो बयान दिया, ये बयान देने के पीछे एक तो अमित शाह जिस फैक्ट्री से आरएसएस की जिस फैक्ट्री से उन्होंने जो एक स्क्रिप्टेड बयान दिया, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विरोध में जो बयान दिया गया, ये बयान देने के पीछे क्या मकसद था? अमित शाह को ये बयान देने के पीछे
क्या मकसद था केंद्रीय मंत्री अमित शाह को ये बयान देने के पीछे का क्या मकसद था? तो 2024 का जो चुनाव और उस चुनाव में ईवीएम से जो धांधली हुई उसकी चर्चा पूरे भारत भर में हो रही थी। साथ साथ हरियाणा का जो विधानसभा का चुनाव हुआ, महाराष्ट्र का विधानसभा का चुनाव हुआ और उसमें जो धांधली हुई और धांधली करके विधानसभा, महाराष्ट्र की विधानसभा और हरियाणा की विधानसभा पर बीजेपी ने कब्जा किया और लोकसभा में भी बीजेपी ने कब्जा किया। धांधली करके, घोटाला करके, ईवीएम में घोटाला करके ये कब्जा किया। इस बात की पूरे भारत भर में चर्चा हो रही थी। इस चर्चा को दबाने के लिए लगातार चर्चा हो रही थी, आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ। चुनाव आयोग के विरोध में सारी चर्चा सोशल मीडिया पे हो रही थी और इस चर्चा का लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये पॉलिसी केंद्रीय मंत्री अमित शाह इन्होंने जो विवादास्पद बयान दिया, इस बयान के माध्यम से बयान के वजह से इस मुद्दे पर बहुत सारा हंगामा हुआ और सड़क पर विरोध प्रदर्शन भी हुआ। इस अवमानना में कांग्रेस और बीजेपी के लोग भी शामिल हैं। इसका मूल कारण भारत में लोकसभा का जो चुनाव, हरियाणा व महाराष्ट्र का जो चुनाव है और इस चुनाव में जो चुनाव हुआ, इस चुनाव में जो धांधली हुई और उस धांधली के वजह से पूरे भारत भर में जो असंतोष निर्माण हुआ, उस असंतोष को दबाना। इस इशू को, ये जो धांधली है, गड़बड़ी है, ईवीएम के द्वारा जो गड़बड़ी हुई, धांधली हुई, उस इशू को, उस धांधली को, माहौल को, असंतोष को दबाने के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा आरएसएस स्क्रिप्टेड ये अपमानजनक बयान को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विरोध में संसद में दिया गया और उसका जोर शोर से कांग्रेस के माध्यम से इसको उठाया गया। इस इशू को ब्राह्मण बनिया मीडिया ने भी इसका प्रचार किया, इसको प्रचारित किया। आरएसएस ये जहरीली फैक्ट्री है। जो विचारधारा, जो आइडियोलॉजी आरएसएस के माध्यम से जिसका विरोध लगातार हो रहा है, मगर हम लोग भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से और तमाम ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से लगातार साल भर 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक रैली, धरना, प्रोटेस्ट, मार्च, जेल भरो, भारत बंद, इस अभियान के अंतर्गत ब्राह्मणों की जो भी पॉलिसी है, आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस की जो भी पॉलिसी है, इस पॉलिसी को आदरणीय वामन मेश्राम साहब उनके रणनीति को, उनके पॉलिसी को, उनके षड्यंत्र को, उनके प्लान को लगातार एक्सपोज कर रहे हैं, लगातार एक्सपोज कर रहे हैं। और आज के तारीख में ईवीएम का जो इश्यू है, वो ईवीएम का इश्यू नेशनल इश्यू बन चुका है। पिछले लगभग 2014 से ईवीएम के विरोध में लगातार, क्योंकि 8 अक्टूबर 2013 का जो जजमेंट है,
सुब्रमण्यम स्वामी के केस में जो जजमेंट आया, उस जजमेंट के तहत सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने लैंडमार्क जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उस जजमेंट में ये कहा गया था विदाउट वीवीपीएटी फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कैन नॉट पॉसिबल। इस बात को लेके आदरणीय वामन मेश्राम साहब ने चुनाव आयोग के विरोध में 2016, उसके पहले 2014 से लेके 2016 में हाई कोर्ट में केसेस फाइल की थी। मुंबई हाई कोर्ट में केसेस फाइल करना, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में केस फाइल करना, पटना हाई कोर्ट में केस फाइल करना। कौन सी बात को लेके? जो लैंडमार्क जजमेंट दिया था, उस जजमेंट में ये कहा था कि विदाउट वीवीपीएटी फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकता। जो सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है, इस जजमेंट में कहा गया है कि विदाउट वीवीपीएटी फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर भी बदमाशी की गई इस जजमेंट में। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस है, उन्होंने ये कहना चाहिए था कि जहां तक संभव है, वैसे देखा जाए तो जो उन्होंने जो कानून आज तक ईवीएम इस्तेमाल वाला कानून बनाई नहीं है, 2004 से लेके 2024 तक के सारे इलेक्शन इलीगल है। मगर फिर भी 8 अक्टूबर 2013 का अगर जजमेंट देखा जाए और जजमेंट का जो एक लाइन, सिंगल लाइन अगर देखी जाए, तो उसमें ये कहा था विदाउट वीवीपीएटी फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कैन नॉट पॉसिबल। इसका मतलब है 2004 में जो इलेक्शन हुआ वो विदाउट वीवीपीएटी हुआ, 2009 में जो इलेक्शन हुआ वो भी विदाउट वीवीपीएटी हुआ, विदाउट वीवीपीएटी मशीन हुआ। इसका मतलब ये है कि वो भी इलेक्शन इलीगल है। विदाउट वीवीपीएटी फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कैन नॉट पॉसिबल। ये जजमेंट देने के बाद 2014 के इलेक्शन में वीवीपीएटी मशीन को लगाना चाहिए था। इस बात को लेके आदरणीय वामन मेश्राम साहब चुनाव आयोग के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में 2016 अगस्त सुप्रीम कोर्ट में माननीय वामन मेश्राम साहब ने चुनाव आयोग के विरोध में केस फाइल किया। कौन सा केस था वो? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आप सोचिए, पहले मुंबई हाई कोर्ट में केस फाइल किया गया, उसके बाद चंडीगढ़ हाई कोर्ट में केस फाइल किया गया, 2015 में बहुजन मुक्ति पार्टी के नाम से पटना हाई कोर्ट में केस फाइल किया गया और 2016 में बामसेप के नाम से जो केस फाइल किया, ये केस था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के विरोध में, चुनाव आयोग के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में ये केस फाइल किया। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब ये है कि चुनाव आयोग को जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, उस आदेश का अवहेलना, आदेश का पालन नहीं हो रहा है। इस आदेश का पालन करने के लिए जब केस फाइल किया तो उस केस का रिजल्ट 24 अप्रैल 2017 को उस केस का रिजल्ट आया। रिजल्ट माननीय आदरणीय वामन मेश्राम साहब के फेवर में आया। हम वो केस जीत गए। उसमें आप लोगों को ये यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि 16,15,000 वीवीपीएटी मशीनों के लिए सरकार ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने 3,568 करोड़ रुपीस को सैंक्शन किया।
उस केस का जो डॉक्यूमेंट है, अगर आप पढ़ेंगे उस डॉक्यूमेंट को तो आपको पता चलेगा सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग को एफिडेविट लिखना पड़ा। इतना कैबिनेट ने अमाउंट सैंक्शन किया, संसद में अमाउंट, वास्तव में ये होता है कि एज पर मनी बिल आर्टिकल 109, आर्टिकल 110, इस आर्टिकल 109 मनी बिल के तहत इसको संसद में रखा जाता है, लोकसभा में इसको पास किया जाता है, वो मनी बिल राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा में राज्यसभा के लोगों को कोई अथॉरिटी नहीं है। विद इन 14 डेज में उन लोगों ने वो बिल सैंक्शन करके, केवल अगर कोई सजेशन है तो वो सजेशन उन्होंने बताना है, वो बिल सैंक्शन करके लोकसभा में भेजना है और वो बिल, लोकसभा में भेजा हुआ बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति उसके ऊपर सैंक्शन करेगा और तब जाके गजेट में, गवर्नमेंट गजेट में उसको लिखा जाएगा, तब जाके ये अमाउंट सैंक्शन होता है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये बिल लोकसभा में डिस्कस हुआ होगा। अगर लोकसभा में डिस्कस हुआ होगा मनी बिल लोकसभा में ही डिस्कस होता है एज पर आर्टिकल 109, आर्टिकल 110 के तहत लोकसभा में डिस्कस होता है। नरेंद्र मोदी को झक मार के यह अमाउंट सैंक्शन करना पड़ा। इतनी भयानक बात है, ये साधारण बात नहीं है। चुनाव आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है। चुनाव आयोग के विरोध में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस फाइल करना और वो केस जीतना, ये कोई आम, ये साधारण बात नहीं है। जिस तरह से अगर कोई चोरी करने वाला व्यक्ति, आपने देखा होगा, कोई कभी आपने वीडियो देखा होगा, सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं कि मोबाइल, ट्रेन से जो मोबाइल चोरी करते हैं तो कई बार उस चोर को चोरी करते हुए उसको पकड़ा जाता है, उसके हाथ को पकड़ कर रखते हैं और उस चोर को लगभग दूसरे स्टेशन तक, मान लो कि 100 किलोमीटर डिस्टेंस पर वो चोर को पकड़कर रखकर, अगर वो उसको ट्रेन के साथ अगर वो लेके गए तो उस चोर की हालत क्या होगी, इसका अंदाजा आपको आ सकता है कि वो चोर जो है, मोबाइल चोर, वो ये नहीं बोल सकता कि मुझे छोड़ो। उस तरह से चुनाव आयोग की हालत हुई थी। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में माननीय वामन मेश्राम साहब ने जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चुनाव आयोग के विरोध में किया था, उसमें चुनाव आयोग की हालत इसी तरह से हो चुकी थी। इसके उपरांत जो केस हम लोगों ने, जो केस जीता, उस वजह से पूरे भारत भर में 2019 में 2019 में 10,35,000 वीवीपीएटी मशीनों को लगाया गया। बावजूद 10,35,000 वीवीपीएटी मशीनों को लगाने के बावजूद भी 56C, 56D, 49MA ये रूल फ्रेम किया हुआ था। इस रूल के तहत 56C, ये अगर रूल आप लोगों को ने, ए गुल्ला, ओहो, हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है साथियों? आवाज आ रही है क्या? बीच में फोन आया था।
साथियों, मैं आप लोगों को ये बता रहा था 24 अप्रैल 2017 में जो केस हम लोगों ने आदरणीय वामन मेश्राम साहब ने जीता, उस केस की वजह से आप लोगों को वीवीपीएटी मशीन पूरे भारत भर में दिखाई देती है। वीवीपीएटी मशीन तो लगी, लेकिन जो रूल उन्होंने फ्रेम किया था 56C, 56D, 49MA, इस रूल के कारण, इस रूल को काउंटर करने के लिए, इस रूल के अगेंस्ट में रूल जलाने का काम भी हुआ संगठन के माध्यम से, और मतलब आंदोलन भी किया गया। मैं आप लोगों को यहाँ ये बताना चाहता हूँ 2019 में और 2018 के दिसंबर महीने में और 2019 के जनवरी महीने में बहुजन मुक्ति पार्टी के माध्यम से 56C, 56D, 49MA इस रूल के अगेंस्ट में केस फाइल किया गया था। इस केस को आरएसएस, कांग्रेस, बीजेपी का साथियों, आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, हाँ आ रही है आवाज। जय मूल निवासी, बीच में फोन आ चुका था, फोन आ गया था। साथियों, मैं ये बात बता रहा था जब हमारी केस 56C, 50 जय मूल निवासी साथियों, तो 56C, 56D, 49MA इस रेफरेंस में मैं अपनी बात कर रहा था। तो बहुजन मुक्ति पार्टी के नाम से हमने जो केस फाइल किया था जनवरी 2019 कांग्रेस ने जो प्लान बनाया, उस प्लान के तहत उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को खड़ा किया और चंद्रबाबू नायडू के माध्यम से एन चंद्रबाबू नायडू एंड 21 पॉलिटिकल पार्टी को उन्होंने खड़ा किया और हमारे केस को उनके साथ क्लब किया, और क्लब करते हुए उन्होंने जजमेंट दिया 8 अप्रैल 2019 को जजमेंट दिया, इलेक्शन के पहले जजमेंट में लिखा, हमारे केस को क्लब करके जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा कि 56C शैल कंटिन्यू। 56C शैल कंटिन्यू। 56C क्या है? जो सेकंड रनर अप है, वो सेकंड रनर अप
जितने भी कैंडिडेट है उसमें से जो सेकेंड रनर अप है, सेकेंड पोजीशन पर है, केवल उसने ही रिकाउंटिंग की डिमांड करना है। ये फंडामेंटल राइट के विरोध में है, आर्टिकल 13 के विरोध में है, आर्टिकल 14 के विरोध में है, इक्वलिटी बिफोर लॉ के विरोध में है, आर्टिकल 15 के विरोध में है, आर्टिकल 21 के विरोध में है। तो ये फंडामेंटल राइट के विरोध में होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, 6 लाइन का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने वह क्लब करने के बाद एन चंद्राबाबू नायडू एंड ORG 8 अप्रैल 2019 को जिस केस का जजमेंट दिया, उसमें चंद्राबाबू नायडू के केस में जो जजमेंट दिया उसमें हमारे लिए जो जजमेंट में लिखा 6 लाइन का, उसमें उन्होंने लिखा कि 56C शैल कंटिन्यू। उन्होंने ये नहीं लिखा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये जो रूल है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फिर भी हम इसको कंटिन्यू करते हैं। इसका नतीजा ये हुआ 2019 में बीजेपी को घोटाला करने का मौका मिला और बीजेपी ने घोटाला किया। ये सारा हमारे सामने है। बीजेपी ने जो घोटाला किया, आरएसएस ने, बीजेपी ने, कांग्रेस ने, ब्राह्मणों ने जो घोटाला किया, वो घोटाला 2019 का घोटाला हमारे सामने है। और जो जजमेंट दिया गया था, जजमेंट में क्या लिखा था कि ईच असेंबली सेगमेंट में 5 पोलिंग स्टेशन को वेरीफाई किया जाएगा। 8 अप्रैल 2019 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के ये लिखा था कि ईच असेंबली सेगमेंट में 5 पोलिंग स्टेशन को वेरीफाई किया जाएगा, 5 ईवीएम, 5 वीवीपीएटी मशीन को नहीं। ईच असेंबली सेगमेंट में 5 पोलिंग स्टेशन को, अभी भी वो रूल है, 5 पोलिंग स्टेशन को वेरीफाई किया जाएगा। लेकिन 2019 का जो इलेक्शन हुआ, उसी इलेक्शन होने के बाद उन्होंने क्या किया, 10,35,000 वीवीपीएटी मशीन को लगाया गया था और वेरीफाई कितना किया, 20,687। इतना बड़ा षड्यंत्र, इतना बड़ा घोटाला, और इसके बावजूद भी जब 23 मई को 2019 को जो जजमेंट, जो 23 मई 2019 को जो रिजल्ट डिक्लेयर किया, रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद, रिजल्ट कितना, रिजल्ट तो डिक्लेयर किया और 5 दिन के बाद, मतलब 27 मई को इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट पब्लिश किया 373 सीट का। उसमें से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो 373 सीट, मतलब 4 फेज का रिजल्ट पब्लिश किया था केवल, और 4 फेज में केवल 373 सीट का रिजल्ट पब्लिश किया था। उसमें भी 220 सीट्स पर जितने वोट डाले, लोकसभा की 373 सीटों में से 220 सीट पर जितना वोट डाला था उससे ज्यादा गिना गया। 220 सीट्स पर जितना वोट डाला गया था उससे ज्यादा गिना गया। क्विंट मीडिया का ये रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं। और 153 सीटों पर जितना लोगों ने वोट डाला उससे डिफिसिट निकला, कम निकला। 373 सीटों पर, मतलब ये केवल 4 फेज का, केवल 4 फेज का ही इलेक्शन हुआ। 7 फेज में पब्लिश किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्शन का रिजल्ट पब्लिश किया 27 मई को। कितना पब्लिश किया? केवल 4 फेज का, पांचवा, छठा, 7वां फेज आज तक पब्लिश नहीं किया। इसका जब क्विंट मीडिया के लोगों ने फॉलो किया
तो उनको ये कहा गया, और बाकायदा आज भी आप लोग देख सकते हैं चुनाव आयोग वास्तव में, माननीय वामन मेश्राम साहब चुनाव आयोग के बारे में जो बोलते हैं ईवीएम मशीन चोर है, चुनाव आयोग चोरों का सरदार है, चुनाव आयोग लोकतांत्रिक संस्था है। चुनाव आयोग को संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 324 से 329 के तहत फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने की जिम्मेदारी लगाई है। चुनाव आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है। इस कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन ने फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करना चाहिए। उन्होंने 1 जून को, चुनाव आयोग ने 1 जून 2019 को प्रेस नोट पब्लिश किया। प्रेस नोट क्या पब्लिश किया? आज भी वो प्रेस नोट चुनाव आयोग के वेबसाइट पर वो प्रेस नोट रिलीज है, पब्लिश है। उस प्रेस नोट में चुनाव आयोग ने क्या लिखा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या लिखा? जो डेटा हम पब्लिश कर रहे हैं, जो डेटा हम लोग पब्लिश कर रहे हैं 1 जून 2019 को जो डेटा हम पब्लिश कर रहे हैं ये प्रोविजनल है, ये ऑथेंटिक नहीं है। ये जो डेटा हम पब्लिश कर रहे हैं ये प्रोविजनल है, ये ऑथेंटिक नहीं है। अभी ये इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर उन्होंने लिखा हुआ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर प्रेस नोट के तहत 1 जून 2019 को ये लिखा गया है। तो जो चुनाव आयोग है, जिनकी जिम्मेदारी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन एज अ संविधान निर्माताओं ने इनकी जो जिम्मेदारी लगाई है फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने की डायरेक्शन, सुप्रिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल के तहत आर्टिकल 324 से 329 के तहत फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की लगाई गई है। मगर चुनाव आयोग बदमाशी कर रहा है। चुनाव आयोग ईवीएम मशीन में घोटाला क्यों कर रहा है, घोटाला क्यों करवा रहा है? ये सारा आपको 1 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर महीने में 14 नवंबर को एडीआर ऑर्गेनाइजेशन ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, 14 नवंबर 2019 को एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, इस ऑर्गेनाइजेशन ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया कि हमें ये बताया जाए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो ऑथेंटिक आंकड़े हैं, क्योंकि 1 जून को चुनाव आयोग ने जो आंकड़े पब्लिश जो कहा था प्रोविजनल डेटा, और उन्होंने ये उसमें एक लाइन लिखी थी, इट इज सब्जेक्ट टू चेंज। ये प्रोविजनल डेटा है और ये चेंज हो सकता है, हम बाद में पब्लिश करेंगे, ऑथेंटिक डेटा पब्लिश करेंगे। जून गया, जुलाई गया, अगस्त गया, सितंबर गया, अक्टूबर गया, नवंबर आया, नवंबर में भी पब्लिश नहीं किया, इसलिए एडीआर ऑर्गेनाइजेशन ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया। ये केस आज भी पेंडिंग है। लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वोट के अधिकार के साथ, हमारे वोट के अधिकार के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये और इतना ही नहीं, तो चुनाव आयोग ने जो बदमाशी हुई, उस बदमाशी के तहत उन्होंने क्या किया, चुनाव आयोग ने क्या किया, 4 महीने में ही सारी की सारी पर्चियां, वीवीपीएटी से निकलने वाली जो पर्चियां है, सारी की सारी पर्चियां 4 महीने में डिस्ट्रॉय करने का काम किया।
इस रेफरेंस में भी आपको क्विंट मीडिया के तहत आप लोगों को अगर आप केवल एक लाइन डालेंगे, वाई डिड इलेक्शन कमीशन EC डिस्ट्रॉय VVPAT स्लिप्स एज पर इलेक्शन कंडक्ट रूल 1961-94B, इस एक्ट के तहत ये VVPAT स्लिप्स जो है वो VVPAT स्लिप्स को 1 साल रखना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। मगर उन्होंने, चुनाव आयोग ने VVPAT से निकलने वाली पर्ची, रिसीट्स, स्लिप्स 4 महीने में डिस्ट्रॉय की। इसके पीछे का क्या रीजन है? डिस्ट्रॉय करने का डेट अवेलेबल है, ऑर्डर इशू किया हुआ ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। 23 सितंबर 2019 को चुनाव आयोग ने ऑर्डर इशू किया, 24 सितंबर से इस जो ऑर्डर इशू किया उसका पालन करना है, 7 दिन में सारी की सारी VVPAT स्लिप्स को डिस्ट्रॉय करना है। ऐसा ऑर्डर, लिखित ऑर्डर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सारे स्टेट कमिश्नरों को, यूनियन टेरिटरी के कमिश्नरों को दे दिया। 4 महीने में VVPAT स्लिप्स को डिस्ट्रॉय क्यों किया? इस बात को लेके प्रशांत भूषण ADR ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से ही, प्रशांत भूषण इन्होंने ADR ऑर्गेनाइजेशन, कॉमन कॉज, इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से 27 फरवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया। और उस केस में ये केस जो फाइल किया, ये केस क्या फाइल किया? ADR ऑर्गेनाइजेशन ने ये पूछा कि हमें चुनाव आयोग ने ये जवाब देना चाहिए कि जो VVPAT मशीन है, VVPAT मशीन से निकलने वाली पर्ची है, एज पर इलेक्शन कंडक्ट रूल 1961-94B, इस क्लॉज के तहत उस VVPAT से निकलने वाली पर्ची को 1 साल रखना, उसका प्रावधान है 1 साल रखने का, आपने 4 महीने में क्यों डिस्ट्रॉय किया? आप सोचिए, आप कल्पना करिए कि किस तरह से बदमाशी हो रही है चुनाव आयोग के माध्यम से। जिस चुनाव आयोग के अगेंस्ट में माननीय वामन मेश्राम साहब ने उनको नंगा करने का, पूरे भारत भर में परिवर्तन यात्रा निकाल के उनको नंगा करने का काम किया। आज EVM का इशू नेशनल इशू बन चुका है। 2014 से ये काम माननीय वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब, इनके द्वारा ये हो रहा था, लगातार हो रहा था। आज भी चुनाव आयोग की औकात नहीं है कि माननीय वामन मेश्राम साहब EVM मशीन चोर है, चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। इस बात को परिवर्तन यात्रा में लगातार बोलते रहे, EVM मशीन चोर है, चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। उनके अगेंस्ट में सिंगल केस फाइल नहीं की। और जो सैयद शुजा, जो कांग्रेस प्लांटेड है, उस सैयद शुजा को 21 जनवरी 2019 को उन्होंने अमेरिका से USA में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाई और 2014 का इलेक्शन किस तरह से धांधली करके, घोटाला करके हुआ, इसके बारे में उन्होंने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात रखी, इंटरनेशनल लेवल पर वो बात को उसको पब्लिश किया गया और यहां से चुनाव आयोग ने दूसरे ही दिन 22 जनवरी 2019 को, चुनाव के पहले 22 जनवरी 2019 को चुनाव आयोग ने सैयद शुजा के विरोध में FIR फाइल किया, IPC 501, और उन्होंने ये कहा कि ये चुनाव की प्रक्रिया के बारे में रमर फैला रहा है
उसको अरेस्ट करने के लिए अगर वो इंडिया में आता है तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है। मगर 2014 से लेके आज तक हम लोग ईवीएम के विरोध में बोल रहे हैं। आपने ये जो पर्चा 30 अक्टूबर का जो भारत बंद है, भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से 30 अक्टूबर 2024 का जो भारत बंद किया था, चुनाव में ईवीएम में हो रही धांधली के विरोध में तथा बैलेट पेपर के समर्थन में, इसमें हम लोगों ने लिखा था 4 पेज का जो डॉक्यूमेंट है, इसमें हम लोगों ने लिखा था सुप्रीम कोर्ट के नियंत्रण और निगरानी में, ये साधारण बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के नियंत्रण और निगरानी में चुनाव आयोग ईवीएम में घोटाला कर रहा है, धांधली कर रहा है। तो मैं आपको ये बता रहा था 27 फरवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट में एडीआर ऑर्गेनाइजेशन ने, कॉमन कॉज ऑर्गेनाइजेशन ने केस फाइल किया और उन्होंने ये पूछने की कोशिश की कि 4 महीने में वीवीपीएटी रिसीट्स, स्लीव्स, पर्चियां डिस्ट्रॉय क्यों की। चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा होना पड़ा और चुनाव आयोग को जवाब जब पूछा गया, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जब जवाब पूछा गया 27 फरवरी 2020 को, 27 फरवरी 2020 को जब चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने जब जवाब पूछा तो चुनाव आयोग के लोगों ने ये कहा कि हमें थोड़ा समय दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 4 वीक का समय दिया, 4 वीक का समय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 4 वीक का समय दिया। 27 फरवरी 2020 से अगर आप 4 वीक कंप्लीट काउंट करेंगे तो आपको पता चलेगा 22 मार्च को 4 वीक कंप्लीट होते हैं और 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाया जाता है। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाया जाता है। 24 को नाइट को नरेंद्र मोदी 9 बजे आके 24 मार्च 2020 को नाइट को 9 बजे आके कल से लॉकडाउन घोषित किया जाता है। मतलब 25 तारीख से 25 मार्च 2020 को लॉकडाउन घोषित किया जाता है। ये डिक्लेयर करने के बाद जो ईवीएम का इश्यू था, ईवीएम में जो घोटाला करके, जो धांधली करके 2019 का चुनाव जो जीता था, उसके ऊपर पूरी तरह से पर्दा पड़ गया। पूरी तरह से उस इश्यू को डाइवर्ट इन लोगों ने किया, आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस, ब्राह्मणों ने, क्योंकि आज के तारीख में ब्राह्मण 3% है, ब्राह्मण 3% है और 3% लोग, 3.5% लोग, वास्तव में देखा जाए तो ब्राह्मणों का शासन सत्ता पर कब्जा है। भारत में एक वर्ग प्रजा वर्ग है और एक शासक वर्ग है। भारत का शासक ब्राह्मण है। ब्राह्मण बाय डीएनए विदेशी है। एससी, एसटी, ओबीसी बाय डीएनए मूल निवासी है। मूल निवासी प्रजा एक मूल निवासी वर्ग है और एक विदेशी वर्ग है। ब्राह्मण वर्ग जो है वो विदेशी वर्ग है। वर्तमान में ब्राह्मणों के पास प्रजा वर्ग का भविष्य निर्धारण करने का अधिकार है और उसका नतीजा क्या, हमें खास करके ईवीएम के वजह से क्या हो रहा है, शासक वर्ग का सत्ता पक्ष और विपक्ष पर भी कब्जा होने के साथ साथ संवैधानिक संस्थाओं पर भी पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। और इसके वजह से क्या हो रहा है,
सामाजिक बदलाव। आप कल्पना कर सकते हैं 1 अगस्त शायद 1 अगस्त 1920 बाल गंगाधर तिलक उनके मृत्यु के पहले बाल गंगाधर तिलक ब्राह्मणों का सबसे टॉप लीडर था और ब्राह्मण का टॉप लीडर वो ये बोलते थे कि तेली तंबोली कुनबटों को संसद में जाकर क्या हल चलाना है। जिस वक्त विधिमंडल की बात हो रही थी, जिस वक्त वोटिंग का राइट नहीं था, प्रजा को वोटिंग का राइट नहीं था, भारत की प्रजा को वोटिंग का राइट नहीं था, उस वक्त ब्राह्मण की मानसिकता क्या थी? तेली तंबोली कुनबटों को संसद में जाकर क्या हल चलाना है, उस वक्त हमें वोटिंग का राइट ही नहीं है। 17 अगस्त 1932 को वोटिंग का राइट मिला। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने वोटिंग का राइट हासिल किया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हुई, उस वजह से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कम्युनल अवार्ड जो डिक्लेयर हुआ और उस अवार्ड के तहत अडल्ट फ्रेंचाइज वोटिंग का अधिकार हमें प्राप्त हुआ। इंडिया के लोगों को वोटिंग का राइट प्राप्त हुआ और उसको पहली बार 1932 के बाद 1935 में सेकेंड इंडिया एक्ट में उसको इंक्लूड किया गया। 1937 में फर्स्ट टाइम इंडिया में वोटिंग राइट को एक्सरसाइज किया गया और उसको लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली अगर देखा जाए 26 जनवरी 1950 के बाद इसको वोटिंग राइट एक्सरसाइज होने लगा। फंडामेंटल राइट के साथ लीगल राइट आर्टिकल 324 से लेके 329। वोटिंग राइट ये साधारण राइट नहीं है। आज के तारीख में वोटिंग का जो वोट का जो अधिकार है, ये राजा बनने का, राजा चुनने का अधिकार है। 1950 के बाद हमें क्या दिखाई देता है? हमें 1950 के बाद ये दिखाई देता है कि शासन सत्ता जो ब्राह्मणों का कब्जा था, 1989 तक हमें ये दिखाई देता है ब्राह्मणों का कब्जा दिखाई देता है। और 1989 में तब तक हम लोग चुनने का काम कर रहे थे, बनने का काम नहीं कर रहे थे। राजा चुनना, वोटिंग राइट का अधिकार, सामाजिक परिवर्तन जो होना, जो प्रक्रिया शुरू हुई भारत में, जो बामसेफ ने माहौल बनाया, जो कांशीराम साहब ने माहौल बनाया, माननीय डीके खाबाटे साहब ने माहौल बनाया, जो माहौल बामसेफ ने बनाया, जो सामाजिक परिवर्तन या राजकीय परिवर्तन के माध्यम से जो माहौल इंडिया में बना, और उसका नतीजा हमें ये देखने को मिलता है कि 1989 के बाद कांग्रेस का यूपीए हुआ, बीजेपी का एनडीए हुआ। ये जब हम लोगों ने वोटिंग के आधार पर वोटिंग राइट का एक्सरसाइज होने लगा, सामाजिक बदलाव, उसका जो चेंज हमें नजर आने लगा, वो चेंज क्या नजर आने लगा? सामाजिक बदलाव। कांशीराम साहब बोलते थे 1998 में, कांशीराम साहब ये कहा करते थे कि बहुजन समाज बनने की प्रक्रिया भारत में जैसे जैसे शुरू हो गई, बहुजन समाज निर्माण होने की प्रक्रिया भारत में जैसे जैसे शुरू हो गई, तो असेंबली का एज कम होने लगा, पार्लियामेंट का एज कम होने लगा। एज कम होने लगा का मतलब क्या है कि 1989 के बाद 5-5 साल चलने वाली सरकारें गिरने लगी। तो ब्राह्मणों को ये लगा कि शासन सत्ता पर ब्राह्मणों का वर्चस्व बरकरार रखना जरूरी है। तो इसलिए उन्होंने 2004 से लेके उन्होंने ये सोचा
पहले तो उन्होंने क्या किया, 2004 के पहले बहुत सारी कोशिशें शासन सत्ता पर ब्राह्मणों का कब्जा बरकरार रखने के लिए, 3.5% ब्राह्मणों का कब्जा बरकरार रखने के लिए, क्योंकि आंदोलन क्या हो रहा था इंडिया में, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। वोट हमारा का मतलब क्या है, SC ST OBC माइनॉरिटी, इनकी संख्या ज्यादा है। लोकतंत्र में जिनकी संख्या है उनकी सरकार होती है, होनी चाहिए। जिनकी संख्या ज्यादा है और जिनकी संख्या कम है, वास्तव में ब्राह्मण की संख्या कम है, मगर आज की तारीख में ब्राह्मण की 5-5, 6-6 नेशनल पार्टियां। किसी स्टेट में अगर मान लो किसी स्टेट में ब्राह्मण लोगों की 3.5% ब्राह्मणों की 5-5 नेशनल पार्टियां, उसके तहत अगर देखा जाए तो एक भी नेशनल पार्टी नहीं बन सकती, क्योंकि जिस पार्टी को 4 राज्यों में 6% वोट मिलता है वो पार्टी ही नेशनल बन सकती है, उसको ही नेशनल लेवल का स्टेटस मिल सकता है। ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है, तो 3.5% वाले लोग शासन सत्ता पर हैवी कैसे हो सकते हैं। तो ब्राह्मणों ने 2004 के बाद हमें ये देखने को आता है, उसके पहले मनी माफिया, मीडिया और उसके बाद EVM मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल करके ब्राह्मणों ने शासन सत्ता पर कब्जा बरकरार किया हुआ है। इस कब्जे को हम लोग एक्सपोज कर रहे हैं, माननीय वामन मेश्राम साहब एक्सपोज कर रहे हैं, रात दिन एक्सपोज कर रहे हैं। उन्होंने अपना पूरा लाइफ लगाया ब्राह्मणों को एक्सपोज करने के लिए, उनके रणनीति को, उनके पॉलिसी को, उनके सीक्रेट को, उनके हिडन एजेंडे को, उनके षड्यंत्र को लगातार एक्सपोज करने का काम हो रहा है। आज की तारीख में EVM खत्म, ब्राह्मणिज्म खत्म, यहां तक मामला आ चुका है। आज की तारीख में अभी मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं 2024 के इलेक्शन के बारे में। 2024 का जो इलेक्शन हुआ, ADR ऑर्गेनाइजेशन का जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में यह कहा गया, 29 जुलाई को ADR ऑर्गेनाइजेशन ने जो रिपोर्ट पब्लिश किया, उस रिपोर्ट में उन्होंने क्या कहा, 5,54,598 वोट कम गिने गए। 5,54,598 वोट को कम गिना गया। लोकसभा की जो सीटें थी, लोकसभा की सीटें 543 सीटों में से एक सीट जो सूरत की थी, उस सूरत की एक सीट का अनअपोज उसको जीत लिया था उन लोगों ने। 542 सीटों में से अगर आप देखेंगे, लोकसभा की 542 में से 538 सीटों में जितने वोट पड़े और जितने वोट गिने गए, उसमें अंतर, उसमें क्या अंतर था? उन्होंने जो दावा किया, ADR ऑर्गेनाइजेशन ने, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, इस ऑर्गेनाइजेशन ने जो दावा किया, वो दावा क्या था? 362 लोकसभा सीटों पर डाले गए मतों से 5,54,598 वोट कम गिने गए। एक सीट नहीं, दो सीट नहीं, 3 सीट नहीं, 362 लोकसभा सीटों पर जितने वोट लोगों ने डाले, उससे कम वोटों को गिना गया। 362 लोकसभा सीटों पर डाले गए मतों से 5,54,598 वोट को कम गिना गया।
और 176 सीटों पर डाले गए वोटों से 35,093 वोट अधिक गिने गए। इस रेफरेंस में इसके पहले जो वोट फॉर डेमोक्रेसी ये ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने भी बहुत सारा डिटेल डेटा पब्लिश किया था। 226 पेज का डेटा रिलीज किया था और 226 पेज का डेटा रिलीज करने के बाद उन्होंने ये कहा कि बीजेपी ने 79 सीटों को किस तरह से धांधली करके, घोटाला करके, गड़बड़ी करके जीता। अभी आप ये सारा सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। ये सारा ये बताने के पीछे जो इतना सारा जो घोटाला हुआ, और ये 2024 के इलेक्शन में जो घोटाला हुआ, इस घोटाले को दबाने के लिए, इस घोटाले के विरोध में पूरे भारत भर में माहौल, गर्म माहौल था, असंतोष का माहौल था। और एट द सेम टाइम उन्होंने क्या किया, हरियाणा में भी हरियाणा के विधानसभा में भी उन्होंने गड़बड़ी की, घोटाला किया। उसके भी सारे एविडेंस के साथ, सीसीटीवी के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हो गए। उन्होंने जो बदमाशी की उसके सारे रिकॉर्ड आए बाहर। हरियाणा में जिस तरह से धांधली हुई, घोटाला हुआ, हरियाणा के विधानसभा में जिस तरह से घोटाला, उससे भी भयानक महाराष्ट्र में घोटाला हुआ। और 207 ओबीसी और मराठा मेंबर ऑफ एमएलए, 207 जो एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, 207 मतलब कि जो मराठा है, जो ओबीसी है, उनमें से कोई चीफ मिनिस्टर होना चाहिए था, मगर पेशवा ब्राह्मण महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर हुआ। ये पहली बार नहीं है, उसके पहले भी एक दिन का वो चीफ मिनिस्टर बना था। तो महाराष्ट्र का जो चुनाव हुआ, ये चुनाव भी सबसे टॉप लेवल का भ्रष्टाचार, टॉप लेवल की बदमाशी, टॉप लेवल की धांधली, टॉप लेवल की धांधली होने के बाद साधारण एक एग्जाम्पल के तौर पर, जो एक सादा सिंपल गांव मार्कड़वाड़ी के लोग, जो सोलापुर का जो एरिया है मालशिरस, शायद मार्कड़वाड़ी जो गांव है, उन लोगों ने कहा कि भाई हम अपना खुद का टेस्ट करना चाहते हैं कि हमने किसको वोट दिया। तो वहां 163 आईपीसी 163 लगाना पड़ा सेंटर को। अरे भाई, वोट को फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, लोकशाही जो है, लोकतंत्र जो है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इन्होंने 1952 में बताया था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को अगर सस्टेन रखना है, कंटिन्यू रखना है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को सस्टेन रखना है, कंटिन्यू रखना है, तो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के साथ साथ स्ट्रांग अपोजिशन होना चाहिए। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय लोकतंत्र प्रणाली को अगर सस्टेन रखना है, जीवित रखना है, चलाना है, तो स्ट्रांग अपोजिशन होना चाहिए और फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना चाहिए। हमें देखने को क्या आ रहा है आज की तारीख में, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन पर ब्राह्मणों का कब्जा है। आप आर्टिकल 124 से लेके 147 सुप्रीम कोर्ट पर ब्राह्मण का कब्जा। हमने पिछले
लोग पिछले भारत बंद के इसमें हमने ये लिखा था सुप्रीम कोर्ट की भूमिका निष्क्रिय। सुप्रीम कोर्ट की भूमिका निष्क्रिय इसमें हमने लिखा था भारत के सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का रक्षक माना जाता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ईवीएम घोटाला रोकने में असफल है। ईवीएम के माध्यम से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट की भूमिका निष्क्रिय है। 1919 में जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने न्यायाधीश के रूप में ब्राह्मण लोग जो जज हुआ करते थे, तो ब्रिटिश लोगों ने ये कहा था कि ब्राह्मणों का चरित्र, ब्राह्मण के पास जुडिशियस कैरेक्टर नहीं है। एक विदेशी दूसरे विदेशी को बोल रहा है, एक विदेशी दूसरे विदेशी को बोल रहा है कि ब्राह्मण का कैरेक्टर जुडिशियस कैरेक्टर नहीं है, और वो आज वही लोग कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन पर उनका कब्जा आज बरकरार है। उस संदर्भ में हमने ये लिखा था 1919 में अंग्रेजों ने न्यायाधीशों के रूप में ब्राह्मणों की नियुक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया था। उन्होंने कहा था कि ब्राह्मणों के पास न्यायिक चरित्र नहीं होता। यही बात बार बार सही साबित हो रही है। और इसमें आगे हम लोगों ने आगे लिखा था कि चुनाव आयोग जो गड़बड़ियां कर रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के नियंत्रण और निगरानी में कर रहा है। ये लाइव हम बोल रहे हैं, ऑलरेडी लिखा हुआ है। हम चैलेंज कर रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से ये चैलेंज कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं, चुनाव आयोग को चैलेंज कर रहे हैं कि जो हम बोल रहे हैं आप लोग सुन रहे होंगे। अगर ये हम जो बोल रहे हैं अगर ये गलत है तो हमारे ऊपर केस करो, हमें जेल में डालो, जेल में जाने के लिए तैयार है। साथियों, इस तरह से सुप्रीम कोर्ट की भूमिका आज के तारीख में सुप्रीम कोर्ट 124 आर्टिकल 124 से लेके 147 सुप्रीम कोर्ट पर ब्राह्मण का कब्जा, हाई कोर्ट पर ब्राह्मण का कब्जा, आर्टिकल 214 से 231 हाई कोर्ट पर भी ब्राह्मण का कब्जा, आर्टिकल 233 से 237 सब ऑर्डिनेट कोर्ट, इसके ऊपर भी ब्राह्मण का कब्जा, चुनाव आयोग के ऊपर भी ब्राह्मण का कब्जा, IAS, IPS, IRS 79.2% ब्राह्मण क्लास 1 ऑफिसर, 79.5% ब्राह्मण क्लास 2 ऑफिसर, आर्टिकल 308 से लेके 323 ये जो IAS है, IPS है, अधिकारी है, सिविल सर्विसेज है, ये सिविल सर्विसेज से ये जो लोग बनते हैं आर्टिकल 308 से लेके 328, ये लोग कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन पर ब्राह्मणों का पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। आज के तारीख में लोकतंत्र खतरे में है। आर्टिकल 52 से लेकर 151 सेंटर पर ब्राह्मण का कब्जा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर ब्राह्मण का कब्जा, आर्टिकल 52 प्राइम मिनिस्टर, आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर ब्राह्मण का कब्जा, आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर ब्राह्मण का कब्जा, 75 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पर ब्राह्मण का कब्जा। इस तरह से आज के तारीख में कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन पर ब्राह्मण का कब्जा है। अगर आप प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, केवल प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये हमारे नौकर है। वी द पीपल ऑफ इंडिया का मीनिंग ये है कि हम मालिक है, ये नौकर है। नौकर को चाहे वो MP हो, MLA हो, चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, गवर्नर हो, ये लोग हमारे नौकर है।
और इनका सीमा है, इनका लिमिटेशन है। इन लोगों को 5 साल का पीरियड है। ये लोग आज के तारीख में जुडिशरी, मीडिया, पार्लियामेंट, एडमिनिस्ट्रेशन पर ब्राह्मण का 3.5% ब्राह्मण का कब्जा, आज जो ब्राह्मण का कब्जा बरकरार है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल, इसमें बाबा साहब ने बहुत सारी बातों को उन्होंने लिखा है। उसमें एक पॉइंट आप लोगों को बताना चाहूंगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उसमें लिखते हैं, देयर इज नो सोशल रॉन्ग, देयर इज नो सोशल इविल, देयर इज नो सोशल रॉन्ग टू विच ब्राह्मण डज नॉट गिव हिज सपोर्ट। ऐसी कौन सी भी सामाजिक बुराई नहीं है, सामाजिक कुकर्म नहीं है, सामाजिक गलत काम नहीं है जिस काम को ब्राह्मण ने अंजाम ना दिया हो। ब्राह्मण का जो पॉलिटिकल पावर पर आज के तारीख में जो कब्जा दिखाई देता है, ये आज के तारीख में केवल और केवल ईवीएम के वजह से ब्राह्मण का पॉलिटिकल पावर पर कब्जा, आज की तारीख में जो कब्जा हमें दिखाई देता है ईवीएम के माध्यम से, ये कब्जा बरकरार है। और ईवीएम के वजह से आज लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। संवैधानिक संस्थाओं पर आज की तारीख में ब्राह्मण का कब्जा है। पूरी तरह से फंडामेंटल राइट पर, पूरी तरह से फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, सारे लेवल पर हो रहा है। फंडामेंटल राइट का मतलब है जीरो क्राइम। अगर भारत का संविधान हमारे फेवर में है, हमारे लोगों ने संविधान पढ़ा नहीं है, संविधान हमारे फेवर में है, मगर भारत का संविधान हमारे फेवर में है। फंडामेंटल राइट अगर केवल अप्लाई होता है, अगर केवल फंडामेंटल राइट ही, फंडामेंटल राइट का एक आर्टिकल आपको केवल आर्टिकल 21 बताता हूं, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसका मतलब क्या है? किसी भी व्यक्ति को, एक साधारण व्यक्ति का पर्सनल लाइफ, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी किसी भी व्यक्ति का, अगर नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। पहले क्या होता था, राजा, अगर मान लो कि राजा के विरोध में कोई व्यक्ति विद्रोह कर रहा है, तो राजा ऑर्डर देता था कि ये फलाना व्यक्ति है मेरे विरोध में। अगर मान लो कि राजा को पता चला, गुप्तहेर के माध्यम से पता चला, या उनके किसी थर्ड व्यक्ति के माध्यम से पता चला, तो राजा ऑर्डर इशू करता था और उस व्यक्ति को ऑर्डर के तहत उसको पहाड़ से फेंकना, उसकी गर्दन काटना, उसको दीवार में चुनवा देना, उसको हाथी के पैरों तले कुचलकर मारना, या घोड़े पर उसको घसीटते घसीटते घोड़े से उसको लेके जाना, या पहाड़ से फेंक देना, या उसके हाथ पैर काट देना, ये सजा होती थी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा, अभी ऐसा नहीं होगा। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। फंडामेंटल राइट इतना महत्वपूर्ण है। फंडामेंटल राइट में आज के तारीख में अगर फंडामेंटल राइट भी केवल इम्प्लीमेंट किया जाता है तो जीरो क्राइम होगा भारत में। इंडिया में जीरो क्राइम हो सकता है। फंडामेंटल राइट, संविधान हमारे फेवर में है, मगर आज के तारीख में ब्राह्मणों का पूरा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन पर ब्राह्मण का कब्जा है। जो भी चीफ मिनिस्टर, जिस भी एरिया में चीफ मिनिस्टर बनाए जा रहे हैं, डेप्यूट किए जा रहे हैं, ये सारे के सारे चीफ मिनिस्टर आरएसएस बैकग्राउंड वाले हैं।
आप चेक कर लेना। सारे के सारे चीफ मिनिस्टर, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे वो बीजेपी के हो, आरएसएस बैकग्राउंड वाले हैं। गवर्नर आरएसएस बैकग्राउंड वाला, डिप्टी आरएसएस बैकग्राउंड वाला, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जैसे ही द्रौपदी मुर्मू को जैसे ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए डिक्लेयर किया, केवल डिक्लेयर किया, तो उन्होंने झाड़ू लिया हाथ में मंदिर साफ करने के लिए। अभी उसको चुना नहीं, इलेक्ट नहीं किया, केवल डिक्लेयर किया। तो उन्होंने ये संदेश दिया झाड़ू लेके कि मैं आपका गुलाम होने के लिए रेडी हूं। मतलब ये कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पद को भी कोई गरिमा नहीं, रबर स्टैंप बना के रखा है ब्राह्मणों ने। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो पोस्ट है, जो गरिमा है, वो गरिमा खत्म हो चुकी है। आर्टिकल 105 के तहत जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 105 के तहत जो हमारे शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, ओबीसी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर जाते हैं, उनको पार्लियामेंट में बोलने के लिए फुल अथॉरिटी है। उनको पार्लियामेंट में बोलने के लिए फुल अथॉरिटी है। उनके लिए स्पेशल प्रोविजन है, स्पेशल प्रोविजन है आर्टिकल 105, स्पेशल प्रोविजन है। उन्होंने अगर संसद में, राज्यसभा में या लोकसभा में अगर ये बोलते हैं तो इनके ऊपर ना तो हाई कोर्ट में कार्रवाई हो सकती है, ना तो सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई हो सकती है। एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एज पर आर्टिकल 105 पार्लियामेंट में बोल सकते हैं, मगर पार्टी इनको सिलेक्ट करती है और बाद में इनका इलेक्शन होता है। फर्स्ट सिलेक्शन एंड देन इलेक्शन। इसलिए ये हमारे तो प्रतिनिधि है, हमारे जाति के हैं, मगर ये पार्टी के हैं। पार्टी ये अगर पार्टी के फेवर में ये काम नहीं करेंगे तो नेक्स्ट टाइम इनका मामला रफा दफा होगा। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो 105 अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, आर्टिकल 105 की बात मैं कर रहा था, आपको बीच में फोन आया। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा या राज्यसभा, इनको स्पेशल प्रिविलेज है, पावर है, अथॉरिटी है बोलने के लिए, मगर ये जिस पार्टी के हैं वो पार्टी ब्राह्मणों की है। कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई, तृणमूल कांग्रेस, ब्राह्मणों की 5-5, 6-6 नेशनल पार्टियां, बहुजन, मूल निवासी बहुजन समाज की संख्या के आधार पर अगर देखा जाए तो 85% लोग, 90% लोग हम लोग हैं। एमएलए आर्टिकल 194, एमएलए को भी फुल प्रिविलेज है, पावर है, प्रिविलेज है बोलने के लिए, अथॉरिटी है, वो भी नहीं बोलते। तो आज के तारीख में जुडिशरी, मीडिया, पार्लियामेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, इसके ऊपर ब्राह्मण का पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है। इसलिए इसको एक्सपोज करने का काम आज के तारीख में माननीय वामन मेश्राम साहब कर रहे हैं। अगर 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब
ब्राह्मणों के पॉलिसी को एक्सपोज कर रहे, उनके रणनीति को एक्सपोज कर रहे, उनके स्ट्रेटेजी को एक्सपोज कर रहे, उनके दावपेच को एक्सपोज कर रहे, उनके हेड कैंपेन को डेली प्रबोधनात्मक प्रोग्राम लगाकर एक्सपोज कर रहे, डे नाइट एक्सपोज कर रहे, रैली, धरना, प्रोटेस्ट, मार्च, जेल भरो, भारत बंद, इतना सारा करके उनको एक्सपोज करने का काम कर रहे। आज के तारीख में जो इशू भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से, बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के माध्यम से जो इशू हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो इशू नेशनल लेवल पर डिस्कस हो रहे। ईवीएम का इशू 10 साल में लोग जिस इशू को लेके हम लोगों में बात करते थे, तो उस वक्त लोग हमारी बातों को टालते थे। आज वो इशू नेशनल इशू बन चुका है। आज ये इशू ब्राह्मणों की गली के हड्डी बन चुका है। ईवीएम खत्म, ब्राह्मणिज्म खत्म, यहां तक मामला आ चुका है। तो साथियों, आज के तारीख में जो भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, इनके माध्यम से माननीय वामन मेश्राम साहब इनके नेतृत्व में और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माननीय चौधरी विकास पटेल राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनके माध्यम से जो भारत बंद का ऐलान किया गया है, इस भारत बंद को आप लोगों को सफल करना है। आज जो लड़ाई माननीय वामन मेश्राम साहब लड़ रहे हैं, ये लड़ाई संघ परिवार वर्सेस मूल निवासी परिवार, ये लड़ाई बन चुकी है। इसके लिए आपको केवल एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। 2018 को मार्च महीने में जो मोहन भागवत 2018 में मोहन भागवत ये बोल रहे थे कि इंडियन आर्मी को अगर युद्धजन्य परिस्थिति निर्माण होती है तो इंडियन आर्मी को 6 महीना लग सकता है तैयारी के लिए। युद्धजन्य परिस्थिति निर्माण होती है तो 6 महीना इंडियन आर्मी को लग सकता है तैयारी के लिए, मगर आरएसएस को 3 दिन में आरएसएस के लोग मोहन भागवत ऐसा बोल रहा है, आरएसएस के लोग 3 दिन में तैयारी कर सकते हैं। युद्धजन्य परिस्थिति अगर देश में निर्माण होती है तो 3 दिन में उसका सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। ऐसा बोलने वाला आरएसएस का हेड नागपुर में 6 अक्टूबर 2022 को जब हम लोगों ने 4.5 लाख लोगों का मोर्चा निकाला तो उसको लॉक लगा के भागना पड़ा। उनको बताया था, 1 महीना पहले बताया था, आरएसएस के हेडक्वार्टर पर आ रहे हैं, वॉल पेंटिंग करके, लाइव आके, पम्पलेट निकाल के, पोस्टर निकाल के, बैनर निकाल के, बार बार लाइव आके माननीय वामन मेश्राम साहब ने बताया था कि हम आने वाले हैं। कहाँ गया आपकी तैयारी कहाँ गई? उसके बाद अभी ये 5-6 महीने पहले आरएसएस का जो हेड है मोहन भागवत सर संचालक, उनकी सिक्योरिटी Z+ से बढ़ाकर ASL कर दी। Z+ से बढ़ाकर ASL कर दी। ASL क्या है? एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस। किसका डर है आपको? दूसरी बात, आरएसएस रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है।
उनके पास अनअकाउंटेड पैसा है, आरएसएस के पास। अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ऑडिट नहीं किया जाता। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? ऑडिट नहीं किया जाता। हमारा ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है। उनके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में केसेस है। ये हु किल करकरे इस बुक में आईबी के बारे में ये कहा है कि हेड ऑफ द आईबी, जो डायरेक्टर ऑफ द आईबी होता है, वो प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है। डेली रिपोर्ट करना पड़ता है, प्राइम मिनिस्टर को डेली रिपोर्ट करना पड़ता है। मगर हमें तो ये लगता है कि डायरेक्टर ऑफ द आईबी मोहन भागवत को रिपोर्ट करता है। मोहन भागवत को रिपोर्ट करने के बाद डायरेक्टर ऑफ द आईबी, ये जो बुक है हु किल करकरे, इसमें लिखा है कि एक आईबी का हेड स्टेट का और एक आरएसएस का हेड, ये दोनों भाई भाई है। आईबी का हेड स्टेट का और आरएसएस का हेड स्टेट का, दोनों एक ही घर के दोनों भाई भाई है। उसका जो डायरेक्टर है उसको डेली 15 से 20 मिनट प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करना है, देश में क्या चल रहा है इसको लेके। जो आपको अमित शाह होम मिनिस्टर, ये होम मिनिस्टर ऐसा क्यों बोला, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विरोध में क्यों बोला, उसके पास भी ये डेली रिपोर्ट जाता है। उसके पास भी डेली रिपोर्ट जाता है। डेली रिपोर्ट देना पड़ता है हेड ऑफ द आईबी को, डायरेक्टर ऑफ द आईबी को डेली रिपोर्ट देना पड़ता है। ये इतनी भयानक बातें हैं। आज के तारीख में ब्राह्मण विदेशी है। ब्राह्मणों ने 2000 साल से हमारे लोगों को गुलाम बना के रखा है। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, क्रमिक असमानता, गैर बराबरी, और हमारी जो लड़ाई है ये लड़ाई गैर बराबरी के विरोध में है। हमारी लड़ाई गैर बराबरी के विरोध में है, और गैर बराबरी के विरोध में जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं इसमें वोटिंग का राइट सबसे महत्वपूर्ण है। वोटिंग का राइट, वोटिंग के राइट से 1952 के बाद हमें क्या दिखाई देता है? वोटिंग के राइट की वजह से सामाजिक बदलाव। 2004 के बाद सामाजिक बदलाव रुक गया है ईवीएम की वजह से। स्टेबल गवर्नमेंट 2004 स्टेबल गवर्नमेंट, 2004 स्टेबल गवर्नमेंट, 2009 स्टेबल गवर्नमेंट, 2014 स्टेबल गवर्नमेंट, 2019 स्टेबल गवर्नमेंट, 2024 स्टेबल गवर्नमेंट। 1952 से लेके हर 5 साल गवर्नमेंट चेंज हो रहा है। अभी ये 18वीं लोकसभा है। 18 into 5 90 होता है। 18 into 5 90 साल होते हैं। 18 into 5 18वीं लोकसभा, और 5 साल अगर करेंगे कैलकुलेशन तो 90 साल होना चाहिए। 1952 से लेके 2024 तक 90 साल होने चाहिए। 52 से लेके 2048, 52 से लेके लगभग ये होते हैं 72 साल। मतलब अगर 5 साल की सरकारें अगर देखा जाए तो
1952 से आज तक 72 और 18 इंटू 5 अगर देखा जाए तो 90 ईयर्स होता है। मतलब कि 18 इंटू 5 मतलब 18वीं लोकसभा है और 5 साल के हिसाब से अगर देखा जाए तो 90 साल होते हैं। मगर बीच में गवर्नमेंट 1989 के बाद गवर्नमेंट 2 साल में गिर रहा है, 3 साल में गिर रहा है, 13 महीने में गिर रही है, 13 दिन में गिर रही है। ये चमत्कार कैसे हुआ? बैलेट से हुआ। और बैलेट से जब चमत्कार हुआ तो परिवर्तन शुरू हुआ, सामाजिक बदलाव शुरू हुआ। और उस सामाजिक बदलाव का नतीजा ये हुआ कि घनश्याम साहब ये बोलते थे कि बहुजन समाज निर्माण होने की प्रक्रिया जैसे जैसे भारत में शुरू हुई तो क्या हुआ? बहुजन समाज निर्माण बनने की प्रक्रिया भारत में शुरू हुई तो असेंबली का एज कम होने लगा, पार्लियामेंट का एज कम होने लगा। उस एज को उन्होंने क्या किया? ईवीएम लाने के बाद ब्राह्मणों ने 2004 स्टेबल गवर्नमेंट, 2009 स्टेबल गवर्नमेंट, 2014 स्टेबल गवर्नमेंट, 2019 स्टेबल गवर्नमेंट, 2024 स्टेबल गवर्नमेंट। अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं ब्राह्मण। क्यों भाई? 1 नेशन 1 इलेक्शन, उनको ये सारा बवाल नहीं चाहिए, असंतोष नहीं चाहिए। असंतोष इसलिए ये जो आईबी के ऊपर ब्राह्मण का कंट्रोल, सीबीआई के ऊपर ब्राह्मण का कंट्रोल, मिलिट्री के ऊपर ब्राह्मण का कंट्रोल, जुडिशरी के ऊपर ब्राह्मण का कंट्रोल, पार्लियामेंट के ऊपर ब्राह्मण का कंट्रोल, अपोजिशन के ऊपर ब्राह्मण का कंट्रोल, रूलिंग के ऊपर ब्राह्मण का कंट्रोल, आईपीएस के ऊपर ब्राह्मण का कंट्रोल, आईपीएस, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, इसके ऊपर ब्राह्मण का कंट्रोल। मतलब आज के तारीख में जो हमारे लोग जो एमपी एमएलए है उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है। आज के तारीख में अगर देखा जाए तो 2019 में अगर आप लोगों को 2019 में बीजेपी ने 27,000 करोड़ खर्चा किया इलेक्शन के ऊपर। 27,000 करोड़, 27,000 करोड़ का मतलब होता है 303 सीट के लिए 27,000 करोड़ डिवाइडेड बाय 303, 110 करोड़ एक सीट के लिए 110 करोड़ खर्चा किया। कहां से आया पैसा भाई आपके पास? 110 करोड़ एक सीट के लिए, 110 करोड़। 2019 में 43% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं। 2024 में 46% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं। अगर लोग चुनकर दे रहे हैं आपको, लोग क्रिमिनल को कैसे चुन रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। आप लोगों ने इसके ऊपर सोचना चाहिए। इसके पहले हम लोगों ने जो भारत बंद का ऐलान किया था, उस भारत बंद के इसमें अगर ये पम्पलेट आप पढ़ेंगे भारत बंद का, लास्ट पॉइंट आप लोगों को बताना चाहूँगा केवल, उसमें हम लोगों ने ईवीएम का षड्यंत्र, वोट का अधिकार, ब्राह्मणों का कब्जा, ईवीएम के माध्यम से लोकसभा चुनाव और देश की प्रजा के साथ धोखाधड़ी, बहुत सारी बातों को एक्सपोज किया हुआ है। क्विंट मीडिया इनका जिक्र किया है, द वायर का जिक्र किया है, एक्सप्लेन एक्स का जिक्र किया है, एलन मस्क ने जो दावा किया उसका जिक्र किया। एलन मस्क ने तो 15 जून 2024 को उन्होंने कहा था, ट्विटर हैंडल से उन्होंने लिखा था, वी शुड एलिमिनेट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, द रिस्क ऑफ बीइंग हैक्ड बाय ह्यूमन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्हाइल स्मॉल इज स्टिल टू हाई। ये दुनिया के सबसे प्रभावी
दुनिया के विमानन उद्योग में स्पेस एक्स नामक कंपनी 102 देशों के लिए उनके उपग्रहों को अंतरिक्ष में लॉन्च करने का काम करती है। इस व्यक्ति ने ईवीएम के विरोध में इन्होंने बयान दिया है। ये जो एलन मस्क है, स्पेस एक्स नाम की कंपनी है उनकी, उसमें उन्होंने उसके सीईओ है। इस कंपनी ने 6646 सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किए हैं। ये व्यक्ति बोल रहा है कि ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए। वोट फॉर डेमोक्रेसी का मैंने जिक्र किया। 22 जुलाई को वोट फॉर डेमोक्रेसी के लोगों ने भी 2024 के चुनाव के बारे में उनका रिपोर्ट पब्लिश है। 4,65,46,885 वोट भाजपा उम्मीदवारों के चुनाव परिणामों में जोड़कर 79 उम्मीदवारों को जिताया। ये चुनाव आयोग पर शक करने का वाजिब कारण है, ऐसा उनका कहना है। वोट फॉर डेमोक्रेसी का हमने एडीआर ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र किया, एडीआर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया। हमने परकला प्रभाकर का जिक्र किया था, उन्होंने जो चुनाव आयोग के विरोध में बयान दिया था उसका जिक्र किया था। प्रोग्राम हैकिंग में डेट एंड टाइमर क्लॉक के बारे में बताया था। इसके पहले भी हम लोगों ने बहुत सारा जो 31 जनवरी 2024 का इसी साल का जो पैम्फलेट बनाया गया था उसमें जर्मनी का और एडवांस कंट्री के बारे में ये कहा था कि बाहर के जो एडवांस कंट्री है, एडवांस कंट्री के टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट जो लोग हैं, टेक्नोलॉजी में जो एडवांस कंट्री है, उन्होंने भी ईवीएम को बैन करके रखा हुआ है। जो कंट्री टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, आप सोचिए, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने ईवीएम को इलीगल कहा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा। उन्होंने 2 लाइन का 2 पेज का जजमेंट दिया। जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने जो 2 पेज का जजमेंट दिया और उन्होंने कहा कि ईवीएम मशीन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनलॉफुल है। ईवीएम मशीन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। हर व्यक्ति को ये मालूम होना चाहिए कि मेरा वोट गया कहाँ। अनपढ़ से अनपढ़, इलिटरेट से इलिटरेट व्यक्ति को मालूम होना चाहिए कि मेरा वोट गया कहाँ। इस रेफरेंस में इसके पहले भी हम लोगों ने ये बातें कही थी। सुप्रीम कोर्ट का हमने सोर्स कोड के बारे में भी बातें कही, पेटेंट के बारे में भी बातें कही। बहुत सारा डॉक्यूमेंट हमारे पास है। तो साथियों, ये जो भारत बंद माननीय वामन मेश्राम साहब इनके माध्यम से, इनके नेतृत्व में हो रहा है, ये लोकतंत्र बचाने के लिए हम लोग कर रहे हैं, संविधान को बचाने के लिए कर रहे हैं। पिछले 10 साल से लगातार कर रहे हैं ईवीएम के विरोध में, खास करके ईवीएम के विरोध की बात कर रहा हूं। वैसे तो माननीय वामन मेश्राम साहब ने पूरा लाइफ लगा दिया है लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, महापुरुषों के मिशन के लिए। आज की तारीख में उनके इक्वल कोई भी लीडर नहीं है। और अगर जो मैंने लीडर का दूसरे जो लोग हैं, एमपी एमएलए, उनकी औकात क्या है? अगर उनको मान लो उनको अगर जेल में डाला, बहुत सारे एमएलए को, एमपी को, चीफ मिनिस्टर को जेल में डाला गया, उनकी क्या औकात है? जिनको जेल में डाला उनके पीछे कोई है नहीं, चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद भी
उनका नेशनल लेवल पर ऐसा कोई संगठन नहीं है, नेशनल लेवल की उनकी कोई शक्ति नहीं है, जन आंदोलन नहीं है। क्या ब्राह्मण वामन मेश्राम साहब को एक दिन के लिए जेल में डाल सकता है? एक दिन के लिए अगर जेल में डालेंगे तो ब्राह्मण को उनकी औकात पता चलेगी, ब्राह्मणों की औकात पता चलेगी। और हमारा जो एमपी, हमारे जो कोई एमपी है, एमएलए है, उनको जेल में डालने के बाद उनकी औकात पता चलती है कि उनका कितना, उनके पास क्या है। आज के तारीख में हमारे पास आंदोलन है, संगठित शक्ति है पूरे भारत भर में, और एक इशारे पे ये सारा भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, इसके माध्यम से ये भारत बंद घोषित किया गया है। आप लोग इस भारत बंद की तैयारी करेंगे, सक्रियता से करेंगे। इस भारत बंद के लिए सभी एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोगों को इस भारत बंद में सक्रिय सहभागी उन्होंने होना चाहिए। इसके लिए अपील करते हैं, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए और हमारे महापुरुषों के सपनों का भारत बनाने के लिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं कि जाओ और अपने घर की दीवार पर लिख दो, आपको इस देश का शासक बनना है। अगर हमें शासक बनना है तो शासक बनने के लिए अगर आज की तारीख में कोई रुकावट है तो वो ईवीएम है। सामाजिक बदलाव के लिए अगर कोई रुकावट है तो वो ईवीएम है। सत्ता संघर्ष, उसके लिए व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो रुकावट हो आज के तारीख में है वो ईवीएम है। जन आंदोलन के लिए जो रिक्वायरमेंट है, उद्देश्य, विचारधारा, नेतृत्व, संगठन, राम साहब ने ऐलान किया है, उस भारत बंद को आप लोग सफल करेंगे।